जीओसी पढ़ेंगे ना। हाँ सर। और कल की क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट कंबाइन होगा। तो बेसिकली 2 क्लास लेंगे अपन, किसके लिए, रिएजेंट के लिए और नेम रिएक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें, और एक क्लास लेंगे अपन हेट्रोसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हो जाएंगे उतने में। हाँ, एनीबॉडी हैव अ डाउट? बोलो। अंजलि कुछ कह रहे थे? नहीं सर। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो रहा है सभी का? हाँ सर। बस चल ही रही पढ़ाई। हाँ, अच्छी बात है, पढ़ते रहो लेकिन मेहनत से, ठीक है। और एग्जाम से बाहर निकल के एकदम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ। मतलब एग्जाम में जाओ तो ऐसा मान के चलो कि यार छोड़ो ना, अपने अपने कॉलेज का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा सोच के जाओ। ओके। अगर बिल्कुल स्ट्रेस में जाओगे, प्रेशर में जाओगे, तो आपको भी पता है कि माइंड प्रेशर में बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। और एक चीज और है, एक वन ऑफ द मोस्ट गलती, कि किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत एक्सट्रीम माइंड से मत सोचना। सपोज क्या होगा, अगर मान लो बाय डिफॉल्ट जैम का पेपर आसान आ गया, ये गलती मेरे साथ मतलब कई दोस्तों ने करी थी। वन ऑफ माय फ्रेंड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपेयरिंग, तो उसका वो बहुत, शी वाज वेरी गुड, मतलब वो हमारे क्लासमेट में थी, और बहुत अच्छा था पढ़ने का। मतलब उसके टेस्ट सीरीज में हमेशा, ऑलवेज शी गॉट 70+, इन एवरी टेस्ट सीरीज ऑलवेज शी गॉट 70+। और तो जैसे मैं बहुत कम मेरे मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग डेज में, तो मुझे कोई डाउट होता तो मैं उससे पूछता था कि अरे यार ये तू बता देना मेरे को। ओके, जस्ट लाइक दैट। उसे, तो वो अच्छा था, मतलब उसका नेचर भी अच्छा था, वो सबको हेल्प भी कर देती थी, जैसे किसी को डाउट हुआ तो बता भी देती थी। उसका मतलब दिल्ली की थी, दिल्ली में हम लोग प्रिपरेशन करते थे अपने टाइम पे। तो वो सबको डाउट भी, मतलब उसको बोला ना, उसका नाम सैली था, कि भाई ये तू बता दे, थोड़ा डाउट है मेरे को। तो वो डाउट भी बता देती थी। शी वॉज गुड। ऐसा उसके माइंड में नहीं था कि इनको डाउट नहीं बताना है, उनको नहीं बताना। सो एट अपने टाइम पे वो हमेशा टेस्ट सीरीज में 70+ मार्क्स आते थे उसके। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है कंपैरेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू आईआईटी एग्जाम पेपर। थोड़ी डिफिकल्ट होती है टेस्ट सीरीज, या तो डिफिकल्ट हो जाएगी या तो आसान हो जाएगी। बट टेस्ट सीरीज नेवर कैन बी लाइक अप टू जैम लेवल, कभी भी नहीं होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज। जैम लेवल की पैरेलल नहीं होती, या तो उसे डिफिकल्ट होगी या तो उसे आसान होगी, क्योंकि नो वन कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी। मैं आई इवन नो वन कैन। सपोज आईआईटी मद्रास अगर पेपर बना रही है, तो आईआईटी गुवाहाटी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि ये पेपर ऐसा आएगा, बिकॉज नो वन नोज प्रोफेसर माइंड कि वो क्या क्वेश्चन ऐड करने वाला है। तो गलती क्या होती है कि सपोज एक कैटायन दे दिया आपको कंपेयर करने के लिए, ठीक है, बोला कि इनकी स्टेबिलिटी बताओ, फॉर एग्जाम्पल इनकी स्टेबिलिटी बताओ। तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन तो जैम वाले देंगे ही नहीं, ना ना इतना आसान तो देंगे ही नहीं। ये गलती, ये वाली गलती, कि फॉर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वो घुमा फिरा के सोचेंगे। दे विल थिंक लाइक दिस कॉन्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट, ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है, वो भी अप्लाई हो सकता है। नो 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 नो, डोंट डू दिस। ये चीज आपको नहीं करनी है, डोंट डू दिस। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो ये सोचो कि, ये मत सोचना कि अरे यार इतना मतलब इतना आसान क्यों दे दिया है। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, तो एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होगा, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस। इज इट नॉट लाइक दैट कि अगर 30%, 30 to 35%, 30 to 35 क्वेश्चन विल बी इजी, डेफिनेटली 30 to 35 क्वेश्चंस इजी, एंड नेक्स्ट 35 to 40%, 35 to 40% इज मीडियम। ओके, एंड नेक्स्ट अगर आप बात करें कितना होगा, अप्रोक्स 70 हो गया ना, तो नेक्स्ट अगर मान लो ये 30 आ रहा है, 35, तो नेक्स्ट 20% क्या होता है, हार्ड होगा, एंड 5% डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, ठीक है। पैटर्न भी लाइक दिस। तो हमें अगर हमें क्या करना है, अगर हमने ये मान के चला कि आवर टारगेट इज इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस,
तो बच्चे क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन में भी उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं, नहीं इतना आसान तो नहीं पूछ सकता। तो जो मेरी क्लासमेट थी ना, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। वो हर एक छोटे क्वेश्चंस पे भी उल्टा सीधा दिमाग लगा रहे थे। क्या, नहीं यार इतना आसान क्वेश्चन तो आईआईटी एग्जाम नहीं पूछ सकती, इतना आसान क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम हाउ दे कैन आस्क, मतलब इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है। वो हर छोटे क्वेश्चंस में एक अलग टाइप से सोचने का टेंडेंसी बना लिया था उन्होंने, मतलब उसने, उस लड़की ने। तो मेरे सामने की बात है कि जिसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, बट जस्ट उसका इसलिए नहीं हुआ कि उसका मतलब सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि भाई मतलब वो पेपर खराब करके ये कुछ उसको नहीं आता था। उसका सिलेक्शन इसीलिए रुका क्योंकि वो हर इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन में भी बहुत उल्टा सीधा दिमाग लगा करके गलत आंसर मार्क करके आया। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चंस में भी आपको उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर, आपको पेपर सॉल्व करते टाइम ये चीज रियलाइज होगी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करा है तो क्या इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं कि आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाओ। वो हार्डली एक या दो क्वेश्चन होगा किसी भी टॉपिक का, एक या दो क्वेश्चन होगा जिसमें आप सोच नहीं पाओ या आपको चीजें नहीं पता होंगी। बट ऐसा 30% क्वेश्चन में ऐसा होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में इजी हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो आपको एक आइडिया मान के चलना है कि ये क्वेश्चन इजी का है, मॉडरेट का है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में प्रिपेयर रहना। क्लियर, ये बात समझ आ गई मेरी? बोलो, और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। आसमा, यस सर। डाउट है कोई? सर ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने के लिए कौन सी लिंक है? क्या 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 ऑनलाइन? ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने के लिए कौन सी लिंक है? ऑनलाइन टेस्ट मतलब आप कहीं भी अपना, सब बच्चे अपना अपना फॉलो करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाय किया। आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो हाँ सर। कि ऑनलाइन कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। आप अपने दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो कि कौन सी बेटर है। बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा कि ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है। ओके, हाँ सर। नीरज, रोजस्मिता, यस सर। टेंशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही तुम लोगों की? हाँ सर, हो रहा है सर टेंशन। टेंशन को कम करो, ठीक है? नहीं कम होता है सर। सर वो फिजिकल के लिए टेंशन हो रहा है सर, फिजिकल नहीं हो रहा है। कितने चैप्टर आपने पढ़ा फिजिकल में? सर 4। हम्म, सर गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं या इन चैप्टर हाँ के नहीं हो सर, रहे? इन चैप्टर्स में से हो रहा है। बस, तो इसके अलावा मत सोचो। अगर देखो, बी क्लियर एकदम कि मेरा जो फोकस्ड है कि मैंने इतने चैप्टर फिजिकल में करे हैं तो मैं उतने ही चैप्टर का अटेम्प्ट करने वाला हूँ, अगर आपको लगता है तो। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का नंबर 80 प्लस आता, हर टेस्ट सीरीज में वो बच्चा 80 प्लस स्कोर कर रहा है, तो मैं ऐसे बच्चे के लिए क्या सजेस्ट करूंगा कि नहीं तुम और अच्छा पढ़ो, तुम AIR अंडर 10 लेके आओ। मेरी बात समझ रहा हूँ? हाँ सर। बट हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि भाई हम इतने लेवल पे हैं तो हमें इससे थोड़ा सा मतलब कि अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम की तरह यूज करते हुए हम कैसे एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो टेंशन नहीं हो। आप अगर फिजिकल के, मान लो फिजिकल में 7-8 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं टोटल? हाउ मेनी चैप्टर्स? 7, 8 या 9 होंगे लगभग लगभग। कितने? हाँ सर, 8 चैप्टर में, तो आउट ऑफ 8 अगर आप 5 करके जाते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना टेंशन मत लो। बट इफ अगर आपकी फिजिकल वीक है, इफ यू आर वीक इन फिजिकल, देन फोकस ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मतलब मोस्टली आप ट्राई करो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से मैक्सिमम आप स्कोर कर सको। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में किसमें ज्यादा टेंशन हो रही है? नहीं सर, उसमें तो नहीं हो रहा है। अच्छा, पेपर नंबर कितने आ रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज में? सर 50 प्लस हो रहा है, कभी कभी 40 प्लस ऐसे आ रहा है सर। कोई टेंशन नहीं है, बस धीरज नहीं छोड़ना है, अभी एकदम मन लगा के करते रहो, ठीक है? हाँ सर। प्रणवासु, यस सर। कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी? वो इम्प्रूव हो रहे नहीं हो रहे हैं या उतने पे हैं? वही 45। एक बार आ गया था
समथिंग अराउंड 55। ओके, उसके बाद नहीं, फिर से फिर 45 45 तो 47 ऐसे। फिजिकल वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है आपका? सर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, वीक या स्ट्रांग? वीक है इनऑर्गेनिक वीक है, ओके। सर। तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग पूरा कॉन्फिडेंट हूँ ये दोनों में, और बाकी कुछ नहीं देखा है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक थोड़ा हो अगर जाता ये है। 3 चैप्टर स्ट्रांग है ना, तो कम से कम आपको 15 नंबर कम से कम देके जाएंगे। हाँ तो सर हो गया 15 से 20 नंबर, 15 नंबर भी तो कम बोल दिया मैंने। 15 to 20 मार्क्स ये 3 चैप्टर देके जाएंगे। इन 3 चैप्टर को तो छोड़ो ही मत किसी भी कीमत पे। हाँ सर, ये तीनों हो जाते हैं। हाँ, इन तीनों पे तो मैक्सिमम ऑर्गेनोमेटेलिक फोकस थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और बाकी इन छोड़ दिया सारे। उनको भी पढ़ लो एक बार, बस गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको टेंशन ना आए। हाँ सर। मतलब अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो जो बहुत इनसे क्वेश्चंस मस्ट है पूछे जाने, वो यही चैप्टर है। हाँ सर, ये तीनों हो जाते, बस और फिजिकल ऑर्गेनिक ठीक है सर। देखो, ऑर्गेनिक को तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नो वन कैन हाँ सर। डिफरेंशिएट की मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन आएगा, या पेरीसाइक्लिक से आ जाएगा, या स्पेक्ट्रो से आएगा, या फिर जीओसी से आ जाएगा, स्टीरियो से आ जाएगा, वो किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यू कांट डिफरेंशिएट। और ऐसा नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक में कोई बच्चा जीओसी छोड़ के चला जाए, कोई बच्चा नेम रिएक्शन छोड़ के चला जाए। अगर आपको ऑर्गेनिक करनी है तो आपको पूरे चैप्टर ही फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक इज कंसिडर्ड एज ए वन चैप्टर। आप आपको अगर सॉलिड स्टेट नहीं आता तो थर्मो सीख सकते हो, या थर्मो नहीं आता तो सॉलिड स्टेट सीख सकते हो। लेकिन किसी बच्चे को जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता तो वो पूरी ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं सीख सकता। तो ऑर्गेनिक को स्किप ना करें, जितनी है उतनी पूरी की पूरी डिटेलिंग पढ़ के जाओ, नोट्स को 3 बार 4 बार रिवाइज करके जाओ। हर दिन हम आपको यही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। हाँ सर। सिद्धार्थ, यस सर। कितने नंबर आ रहे हैं अभी टेस्ट पेपर में? सर अभी दिया था मेरे 44 आ रहे हैं और एक में 42 आए थे। मतलब कि एसपी ब्लॉक, वो कौन सी केमिकल बॉन्डिंग वाला दिया था, पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें 44 45 आ रहे हैं सर। और आज मैंने 2 टेस्ट सीरीज दिया था, डी ब्लॉक का भी और स्टीरियो केमिस्ट्री और जीओसी का भी। उसमें भी मेरे 39 और 45 ऐसे ही आ रहे हैं सर मार्क्स। तो नंबर कहाँ कट रहे हैं, आपने कुछ मैच किया? सर मतलब कि थोड़ा मैं देख रहा हूँ, कुछ पार्ट मिसिंग रह गया था, उसी को फिर नोट्स पे देख रहा हूँ, जहाँ कमी रह गई उसी को फिर से पढ़ रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन को आपने गलत किया, तो आप क्या फाइंड करते हो कि आपने कैलकुलेट, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था, या फिर जल्दबाजी में कर दिया, या वो चीज आपने पढ़ी नहीं थी? जल्दबाजी में कर, जब मैंने टाइम ज्यादा नहीं दिया, मैंने टाइम आवर्स तो रखा था 3 आवर्स का, पर मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ 1 आवर में ही पूरा कर रहा था सब में। अरे ये गलती मत करो भाई। मतलब टाइम पीरियड 3 आवर्स का रखा था, पर मैं 1 आवर में ही करने की ये कोशिश पॉइंट कर ध्यान रहा रखना, था। एग्जाम टाइम में ये भी आपसे गड़बड़ होने वाला है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई गलत ना हो जाए, कहीं गलत आंसर मार्क ना हो जाए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। तो आपको स्पेसिफिक डिवाइड कर लेना टाइम, कि मुझे सेक्शन ए में इतने टाइम के टाइम फ्रेम में कवर करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी करके जो भी है, तो सेक्शन ए के लिए अगर आपको आधे घंटे टाइम चाहिए, 1 घंटे टाइम चाहिए, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। जैसे ही 1 घंटा से ऊपर हो तो आपको इस बात का बिल्कुल आपको केयर आ जाएगा, मुझे सेक्शन बी के लिए टाइम की जरूरत है, कमी है, ठीक है। तो टाइम ब्रैकेट के अंदर वो चीजें डिसाइड करके करोगे तो एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करना कि 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे, 2 और 40 मिनट्स, 2 और 30 मिनट्स के अंदर फिनिश कर लेना। लास्ट के 20 मिनट्स रखना सिर्फ उन क्वेश्चन को देखने के लिए जिन क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन छूट गए, तो लास्ट के 30 मिनट्स रखो कि चलो मैं लास्ट के 30 मिनट्स में जो छूटे बचे क्वेश्चन होंगे उनको करना है आपको, ठीक है। यस सर। हाँ, और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सर सुनो, एक चीज और है कि मतलब जैसे कि अगर मान लो सपोज करो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सेक्शन ए बी सी डी, और अगर मान लो कोई जिस भी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पार्ट को पूरा अटेम्प्ट करना, चाहे आपको आए चाहे मत आए। यस सर। ये मत करना कि मतलब जिस पार्ट में मुझे नहीं आ रहा यार,
जब सपोज करो सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको छोड़ के आ गए, मान लो उसमें 18 क्वेश्चन है तो 18 में से आप आपके आपके 12 क्वेश्चन बने या 13 क्वेश्चन बने, बाकी से नहीं आ रहे हैं, तो वो बाकी 4 5 6 जो भी होंगे ना उनको तुक्का मार के आना, ठीक है, किसी भी हालत में हाँ छोड़ना सर। नहीं। यस सर। सर यही मॉक टेस्ट के मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी पूछना था आपसे, आज जीओसी वाला और सीरियो का दिया था उसको question अभी पूछना अभी है। अभी अभी मुझे बोलना, फिर चलो क्वेश्चन ही बोल देते हैं, पूछो क्या डाउट है। सर क्वेश्चन ये है सर, C4H4O कैन बी, मतलब ऑप्शन दे रखा है, अ साइक्लिक ईस्टर ऑफ डाइबेसिक एसिड, साइक्लिक एस्टर ऑफ डाइबेसिक एसिड, हाँ, साइक्लिक ईस्टर ऑफ और ऑप्शन बी डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड, और ऑप्शन बी एसिस डाइबेसिक एसिड, ऑप्शन बी क्या है, एसिस डाइबेसिक एसिड, एसिस मतलब समझ, सिस एसिस, डाइबेसिक एसिड। अच्छा सिस हाँ डाइबेसिक यस एसिड, सर। ठीक है, और ऑप्शन सी ट्रांस बेसिक एसिड, ट्रांस बेसिक एसिड, और ऑप्शन डी है सर ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड डाइबेसिक ऑन एसिड, हीटिंग, ऑन इसके आगे भी सर, ऑन हीटिंग फॉर्म्स, अच्छा एक बात इसी के बताओ, आगे सर ऑन हीटिंग फॉर्म मोनो बेसिक एसिड। ये क्या C4H4O है या फिर O2 है, सर ओ दे रखा था मॉक टेस्ट में, आप वहीं वेबसाइट पे सर। ओके, तो एक बात बताओ, तो अगर मान लो O दे रखा है, फॉर्म्स मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, अगर एक ही O है यस सर। तो डाई बेसिक हो सकता है, तुम लोग बताओ ये इसका क्या ऑप्शन होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साइक्लिक एस्टर ऑफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड्स का मतलब क्या होता है, इफ इट हैव 2 OH फंक्शनल ग्रुप, और एस्टर का मतलब क्या होता है, दिस इज द एनी साइक्लिक 5 मेंबर्ड, ओके, तो यही होगा ना, हियर इज CH2, यस सर। CH2 CH2, बट अगर इफ वी कंसिडर साइक्लिक, मैंने तो तो ये मैंने आपका ऑप्शन नहीं तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो मुझे लगा था ये होने वाला नहीं था, ऑप्शन ए साइक्लिक ईस्टर तो नहीं होने वाला था, ऑप्शन बी सी डी नहीं समझ आया क्या कर। सिस डाइबेसिक एसिड, सिस डाइबेसिक एसिड का मतलब कि यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH, ये सिस डाइबेसिक एसिड, 4 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिस डाइबेसिक एसिड करोगे तो, इफ यू कंसिडर सिस डाइबेसिक एसिड, तो क्या ये होगा सेकंड ऑप्शन, इफ यू कंसिडर trans basic acid, trans means what, this is the COH, here is CH3, sorry, this is the H, here is H, clear, alpha beta unsaturated dibasic acid on, ये भी तो नहीं होगा, this is alpha beta unsaturated dibasic acid, alpha beta unsaturated dibasic acid कैसे हो सकता है, और मोलिकुलर फॉर्मूला C4H4O ही है ना, यस सर यही दे रखा था, तो इस हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नहीं मतलब यही दे रखा था, ये मुझे पक्का पता है, नोट तभी मैंने कर लिया था सर ये पूरा मॉक टेस्ट में। यस सर दे रखा था यूनिट मॉक टेस्ट में। अब देखो ये वाला अगर ट्रांस वाला देख रहे हो, ट्रांस बेसिक एसिड, तो इसमें C4H5O है ना, लेकिन एसिड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी एक ही O है ना, हाँ एक ही हो सर, एक ही होती है, एक O अगर आप रखते हो, क्योंकि 2 COH तो नहीं रख सकते, सॉरी, तो CH2OH कर सकते हो, यस सर।
यहाँ पे देखो अल्फा बीटा यहाँ पे OH कर दिया, अगर ये अल्फा कर दिया, ये बीटा कर दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड ऑन हीटिंग की मोनो बेसिक एसिड, तो यहाँ पे क्या कर दिया CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन फिर भी एक्सीड कर जा रहा है। या इफ ओनली केवल एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये मान के चलना कि अगर एसिड है तो उसके पास केवल OH ही होगा। क्लियर? ये तो कंफर्म है। यस और नो? यस सर। अगर साइक्लिक Yes, sir. देखो साइक्लिक एस्टर की बात करते हैं अपन, दिस इज द साइक्लिक एस्टर, 4 कार्बन, हियर इज डबल बॉन्ड, साइक्लिक एस्टर। लेकिन ये भी डाई बेसिक एसिड पॉसिबल ही नहीं है। सिस डाई बेसिक एसिड, अगर आप सिस भी करते हो यहाँ पे CH2 OH CH2, लेकिन यहाँ पे अगर OH लगाओ तो दो OH डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है कि दो OH होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांस बेसिक एसिड केवल एक, तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक ही ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो एक ही थर्ड बन रहा है, बट नो आइडिया व्हाट आंसर दे हैव गिवन। MSQ में था सर ये, मतलब उसमें MSQ में। MSQ में तो फिर थर्ड, हाँ सर। फोर्थ, और फोर्थ भी तो गलत होगा, डाई बेसिक कैसे हो सकता है? दे हैव गिवन ओनली वन O, दे हैव मेंशन ओनली वन O ना, तो एक ही ग्रुप हो सकता है। यस, एसिडिक का एक ही ग्रुप होगा ना, सो हाउ दिस इज पॉसिबल डाई Yes, बेसिक sir. एसिड? सब मगर ऑप्शन में यही दे रखा था इसमें। यार पता नहीं जिसने उन्होंने क्वेश्चन सेट किया, ये पता नहीं कैसे डाई बेसिक एसिड दे देगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर 2 होते, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, देन वी कैन कंसीडर डाई बेसिक। C4H4O, दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज क्लियर ना? इतना ही था ना? यस सर। हाँ सर, इतना ही था। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं। डाई बेसिक एसिड कैसे हो सकता है? डाई बेसिक एसिड कैसे हो सकता है? टेस्ट सीरीज वाले ना कुछ भी क्वेश्चन बनाते रहते हैं, क्या बताए। वही समझ नहीं क्या है वो लिखूं। ऐसे ऐसे बोल सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड, इसको ये बोल सकते हो ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH करो, डबल बॉन्ड CH और ये OH, कितने OH हो गए? दिस कैन बी डाई, ये अगर आपने ऐसे सोचा तो डाई बेसिक एसिड हो सकता है, वन फ्रॉम OH, वन फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड, है ना? यस सर। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, हो सकता है, बट वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसा कोई ऑप्शन है? साइक्लिक एस्टर नथिंग, सिस डाई बेसिक एसिड नथिंग, अल्फा देखो 4 कार्बन है और 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन भी हो गए, 1 2 3 4 और एक O हो गए। तो डाई बेसिक एसिड तो यही बनेगा, सिर्फ एक टर्मिनल अल्काइन हो जाए, एक OH हो जाए, ताकि एक H+ यहाँ से एक H+ यहाँ से मिल जाए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर, है ना? बोलो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन और था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक सेकंड, विच ऑफ द ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन बोलो। एनिलीन वीकर बेस देन इथाइलामाइन। Aniline is weaker base than ethylamine. weaker base than ethylamine. Ethylamine.
और ऑप्शन बी एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस देन पैरामिथॉक्सी एनिलीन. Aniline is stronger base than paramethoxy aniline. और ऑप्शन सी aniline must be acetylated before nitration with acid mixture. is aniline must be Acetylated before nitration. Must be acetylation before nitration with acid mixture. और सेकंड लास्ट ऑप्शन था aniline soluble in ammonium hydroxide solution. aniline soluble in ammonium hydroxide solution. ठीक है. इसमें तो मैं सर ऑप्शन सी करके आया था, उसके आगे मुझे ध्यान नहीं आया है बिल्कुल ही. ऑप्शन सी मैंने कर दिया था. Aniline is थर्ड which of the following is correct option? MSQ है या सिंपल है? MSQ था. मल्टीपल. मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन. तो aniline is a weaker base than ethylamine. Aniline, what is aniline? This is MSQ. तो इसको सॉल्व करते हैं. चलो MSQ सॉल्व करो. मैं सॉल्व करूं या फिर आप लोग भी ट्राई करोगे? यानी बाकी स्टूडेंट. देखो aniline क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, हाँ ना? यस सर, ये तो पता है. और इथाइलामीन क्या होता है? CH3 CH2 NH2. तो अब इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये वीकर होगा, ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर बेस. तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Aniline is strong base than paramethoxy aniline. This is aniline NH2 and in the next case aniline with OMe group. So electron donating group will increase the basicity. Paramethoxy will be stronger base. Yes sir. So second option will be wrong. गलत हो जाएगा तो. Third, aniline must be acetylation before the nitration with acid mixture. Third option देखो क्या है? This is the aniline NH2 group. Acetylation means ये ग्रुप है. ठीक है. एनहाइड्राइड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो आपको पता है एसिडिक मिक्सचर में अटैक हो सकता है. एसिटाइनिलाइड मिल जाएगा. हाँ, तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए. हाँ, वो मैंने कर दिया था थर्ड वाला. एनिलीन इज सॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन. हाँ, इसमें डाउट लगता है. एनिलीन क्या होगा? ये बेसिक नेचर का है. और ये भी बेसिक नेचर का है. ये भी एनिलीन भी बेस होता है, ये भी बेस होता है. तो एक बात बताओ, दोनों क्या बेस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे? ना. तो ये सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल होगा. इनसॉल्युबल. ठीक है. यस सर. और बस यही था सर. कोई बात नहीं. तो देखो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, बट आपको ये चीज होना चाहिए कि हमें अपना टेस्ट सीरीज अच्छी बात है, 2 क्वेश्चंस आए तो ठीक है, इसको इंसान नहीं बनाया होगा. उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपने आप को बहुत हाई या बहुत लो मत जज करना. किसी टेस्ट सीरीज में मान लो आपके 90 नंबर आ गए, तो ऐसा मत मान लेना कि IIT जैम में टॉप करने जा रहा हूँ. ओके. सर एक क्वेश्चन. Consider the following 6 solid binary oxide. Consider the following. सर ये 2018 का क्वेश्चन नंबर 33 है. पेपर जो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा. वेट फॉर 1 सर बोलूं फिर? नहीं इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. चैप्टर कौन सा है? नहीं सर, पूरा पेपर ये 2018 ना.
आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज किया था क्या उस टाइम? सर आपने कल एक क्वेश्चन कराया था ना, ये 2018 का ना 35 क्वेश्चन था। आपने जिस मतलब CHO वाला आप देखना है इसमें एक बारी, उसमें ऑप्शन बी और शायद सी दोनों बता रखे हैं, पर आपने बताया था कि उसमें एक ही रहेगा क्योंकि वो हमारे बिलो द प्लेन है, बट इसमें दोनों दे रखे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वेबसाइट से क्वेश्चन ढूंढने में 2018 हाँ, और केमिस्ट्री ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताओ अंजलि। 33। 33 क्या टेंशन आ गया इसमें, खुद कहाँ गया भाई। कंसीडर द MSQ, कंसीडर द फॉलोइंग 6 बाइनरी ऑक्साइड, ये वाला। हाँ सर। इसमें क्या दिक्कत है? सर पता नहीं है, मुझे देख के ना तो इसका टॉपिक ही आया दिमाग में, पता नहीं कुछ नहीं हुआ इसका। फॉलोइंग 6 बाइनरी ऑक्साइड पेयर ऑफ आयनिक ऑक्साइड। एक बात बताओ, जिसमें पोलराइजेशन कम होगा, उसमें क्या करेंगे? उसमें तो जिसमें पोलराइजेशन कम होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें। वो नहीं, पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। हाँ सर हाँ सर। तो अगर मान लो कैल्शियम पे 2+ है, एल्युमिनियम पे 3+ है, पीबी पे 2+ है, सीजियम पे 1+ है, SiO2 में क्या है, SiO2 में 4+ है, Sb2O3 में क्या है, 3+ है। तो आप इसको देख के बताओ कौन सा आयनिक ऑक्साइड होगा, बोलो। सर है ना? फाजान्स रूल लगेगा ना? हाँ, तो उसके हिसाब से सोच सकते हो। ठीक है सर। क्या आंसर दिया इन्होंने? A और C। बोलो। लास्ट वाला तो पक्का पक्का नहीं होगा, है ना? SiO2 +4 में, उधर +3 में, बोलो। हाँ सर। और वैसे भी जैसे जो S ब्लॉक वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल ज्यादा होते हैं ना, बोलो। यस सर। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? S ब्लॉक में देख लो कौन कौन एलिमेंट आ रहा है। X ब्लॉक में आपका कैल्शियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सीजियम आएगा, बाकी तो सब P ब्लॉक वाले हो गए, बोलो। हाँ सर। S ब्लॉक वाले कंसीडर कर लो, सिंपल सी बात है। P ब्लॉक के ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन P ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल में वो बेसिकली क्या होता है, जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं मेटालिक नेचर के होते हैं। तो मेटालिक नेचर मतलब आयनिक कंपाउंड की तरफ टेंडेंसी रखेंगे। नॉन मेटल वाले कोवेलेंट ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है? यस सर। इसका 35 क्वेश्चन आपने कल कराया था ना, इसमें सर B और C दे रखा है इसका आंसर। बी और सी या दो एक ही होगा बस। बी और सी कैसे MSQ में दे रखा था, बट अगर यहाँ पे CHO आपका बिलो द प्लेन है ना, तो यही तो बस C होना चाहिए था, पर इसमें B भी दे रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 35 है ना। हाँ सर। इन्होंने बी और सी दोनों दे रखा है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? केवल बी होगा ना, मेरे हिसाब से तो केवल बी होना चाहिए, क्योंकि CHO की भी प्लेनिटी डिसाइड करेंगे ना। अगर यहाँ पे जो CHO बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा ना, बोलो। जो CHO बनेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो उसमें जो OH होगा वो क्या होगा, वो तो अबव द प्लेन है ना। सी वाले में बिलो द प्लेन है, तो आंसर तो 100% है कि सी होना चाहिए। हाँ सर यही तो। अगर वो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्टिफाई नहीं करते, जो CHO ग्रुप है ना, अगर CHO ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्टिफाइड नहीं करते वो, तब आपका बी और सी दोनों होता है ना, क्योंकि हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता,
बोलो। हाँ सर। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है 2018 का तो सभी बच्चे पेपर पे देख लें। सभी कौन सा बच्चे ईयर पेपर हैं। कौन सा ईयर सर? हाँ सर, बी और सी दोनों दिया हुआ है। 2018 जैम 2018 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 35। देखो कभी कभी इन्होंने जो आंसर की रिलीज करी है ना, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि बाद में ये मार्क्स टू ऑल करके सबको नंबर दे देते हैं। बात समझ में आई? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कुछ वो रहा तो मार्क्स टू ऑल भी कर दिया होगा इन्होंने उस टाइम। लेकिन अगर आंसर जो बी और सी है, अगर आप दोनों आंसर को कंसीडर कर रहे हो बी और सी, तो उस केस में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर उन्होंने दे दिया तो मेरे हिसाब से 110% आपका सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे OH बिलो द प्लेन है और जो CHO बनेगा वो भी बिलो द प्लेन बनेगा, और बी वाले ऑप्शन में OH जो है वो ओवर द प्लेन है। क्लियर? बोलो। यस सर। तो इतना तो टेंशन नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट्स मेन क्या वो तो समझ में आ गया ना कि बी और सी दोनों क्यों दे रखा है, और क्योंकि हाँ सर, वो तो आ गया समझ। NH2 का एंटी बॉन्डिंग जिस डायरेक्शन में होगा वो उसमें अटैक कर सकता है आराम से। लॉजिक तो उसका वही है। ठीक है। हाँ सर। बोलो और कोई डाउट अंजलि? हाँ सर, एक और है। कौन सा ये? 2019 का 24 क्वेश्चन सर, उसकी मैकेनिज्म नहीं आ रही मुझसे। देखने दे, रुक जा। 2019 क्वेश्चन नंबर 24। मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है। हाँ सर, ये पता है कि डबल बॉन्ड की जगह वहाँ वो एपॉक्साइड बन जाएगा, उसके बाद नहीं हो रहा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, देख। ये है ना, इधर आपका Me है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे O बनेगा, है ना? बोलो। हाँ और सर। यहाँ पे OH। अगर मैं ऐसा करूं, ये वाला जो बॉन्ड है, क्या कोई बॉन्ड अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस आ सकता है क्या यहाँ वाले, ताकि ये मेजोमेरिक कर ले? अगर ध्यान से देख तो, थोड़ा सोच तो, दिख रहा तेरे को? नहीं दिख रहा। बे अगर ये जो बैक साइड वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला ने अगर अटैक कर दिया तोड़ करके यहाँ पे, तो ये ऐसे टूट जाएगा नहीं टूटेगा? कैसा हाँ दिखेगा? कैसा दिखेगा? ये ऐसे कर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देख, अब ये डायरेक्टली यहाँ से जुड़ जाएगा, हाँ ना? और यहाँ से ये जुड़ेगा, इधर आपका OH आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये OH है, ये प्लस आ जाएगा। क्लियर? बोल। यस सर। और यहाँ पे ये जोड़ेगा, हाँ है ना, Me, तो ये लोन पे इसके साथ कर लेगा अटैक। क्लियर? बोल। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा देखना जरा। कितने बच्चों वाला सवाल है, क्या पूछ बी लिया? वाला। क्या आंसर क्या दे रखा उन्होंने? बी। बस देख, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ये किसी भी कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता इनको। आपको भी पता है कि आपको दिमाग क्वेश्चन ऑप्शन देख के लॉजिक और ओजी लगाने हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ सर। और कोई डाउट है इस पेपर में? क्वेश्चन नंबर 27 भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार। अच्छा, ये पूछा था किसी ने क्या? हाँ सर, आपने कराया था ये भी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28 बताना जरा तो। इसमें सर बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी तो दो जगह अटैक हो सकता है। हाँ सर। बोलो, है ना? यस सर। तुम लोग वैसे मास्टर कर सकते हो, हैं? और कोई क्वेश्चन जो डाउट में हो आपका? सर, बोलो बोलो। सर जैसे मतलब हमसे ये पूछ रहे कि NO2 और ये CO2 ये वाले हैं जो पैरामैग्नेटिक है,
हम्म, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। हम्म, ठीक है। सर जो हमने एमओटी पढ़ी थी वो बस 20 इलेक्ट्रॉन तक थी। फिर इन्हें कैसे बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? वो 1s2 2s2 वाला करके। नहीं, ये देख NO2 में डबल बॉन्ड वो है, डबल बॉन्ड वो है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए तो एक बचेगा ना नाइट्रोजन के पास। है ना? बोल। हाँ सर। तो पैरामैग्नेटिक हुई नहीं हुई? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैम 2020 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकंड, जैम पेपर ढूंढने दो भाई। जैम 2020 क्वेश्चन नंबर 19, ये HF मॉलिक्यूल के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है इन दी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कैसे बताएंगे सर HF का? नॉन बॉन्डिंग का समझ मतलब नहीं क्या आया। होता है? जिन्होंने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा है। पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हाँ। उसमें। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग तो मतलब इलेक्ट्रॉन। HF की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना भाई। हाँ ना, वही है HF की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हम्म, HF की स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। हम्म? वो क्या मतलब MOT? नहीं, H बॉन्ड F बनाओगे। H बॉन्ड जब हाँ F H आप बॉन्ड बनाओ F ही। तो नाइट्रोजन के पास कितने बच जाएंगे जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे? सर नाइट्रोजन कहाँ है सॉरी सर? सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लोरीन के पास। नंबर ऑफ नॉन 6 बॉन्डिंग, बचेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। इन द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? लास्ट वाले सेल की बात कर रहा हूं। तो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? है ना? 1s2 2s2 2p5 है। हाँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो बचेंगे तो 6 ही ना। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचते हैं भाई। यस सर 3 लोन पेयर बचे। फिर मतलब वही नॉन बॉन्डिंग, मतलब नॉन हाँ, बॉन्डिंग नॉन ऑर्बिटल। बॉन्डिंग का मतलब जो किसी भी बॉन्डिंग में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो बस यही डाउट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 बताना 2020 का। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है शायद, मुझे याद आ रहा है। मतलब क्लासरूम में इसका क्वेश्चन बताया गया होगा। मैं क्लासरूम में अपन ने डिस्कस किया था क्या इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 15 जैम 2020। हाँ सर, नोट्स में है। नोट्स आपका बड़ा काम का, याद रख लेना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएंगे। जैम के जो सर कौन सा कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सर पहले सर OMGBR और OH लगेगा, फिर PCC और DMF के थ्रू से वो OH निकल कर कीटोन हो जाएगा, देन PPH3 वो डालेंगे तो सर ये आ वो जाएगा और हो यहाँ पे जाएगा। डबल बॉन्ड। आपको पता है 3 डिग्री का ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन 3 डिग्री के पड़ोस में डबल बॉन्ड होता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा बताया था ना मैंने कभी हाँ सर बताया था। कि 3 डिग्री के अगर पड़ोस में ऐसे डबल बॉन्ड होता है तो ऑक्सीडाइज, मतलब जब इस पे आप PCC जो भी अप्लाई करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जब आप PPH3CH2 अप्लाई करोगे तो ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, मुझे भी तो, बाकी तो मुझे लगता है अगर आपको कोई डाउट है तो और पूछ लो, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 जैम 2020। जैम 2020 का क्वेश्चन नंबर 22 क्या सर होगा? बी है क्या? बी है। क्यों? तक का। देखो एक्चुअली क्या होगा ना
कि रिपल्सन देखो आप इन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन का लोन पेयर पास पास होगा तो रिपल्शन होगा, है ना। डी में भी फ्लोरीन का लोन पेयर पास पास में होगा तो रिपल्शन होगा, बट बी ऑप्शन में फ्लोरीन और फ्लोरीन के लोन पेयर में बहुत डिस्टेंस है, ऐसे लीनियर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 फेरेस्की, जैम 22 का फेरेस्की, ये तो कर ही लोगे, फेरेस्की तो कर ही सकते हो, बोलो। ये अच्छा, जिस टाइम हमने दिया था ऑप्शन 22 आपने पूछा, इसका बी ऑप्शन में एफ तो ऊपर है। कौन से में? बी ऑप्शन में एफ ऊपर है, अब उस दूसरे वाले एफ में देखो कितना डिस्टेंस हो गया, बहुत ज्यादा ना, है ना। सर इसमें तो रिपल्शन बहुत कम होगा। हाँ, तो उसीलिए तो वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में HF। जैम 2016 का पेपर ओपन कर सकते हो क्या? ये हमारे टाइम का पेपर है। हाँ सर। देखो तुम्हारा मास्टर कैसे हो गया था, बोलो। कर लिया सर ओपन कर लिया, चलो देखो हमारे टाइम पे कितना आसान पेपर आया था, अभी पेपर कराते हैं। एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही ऑप्शन बच रहा है, थर्ड। क्लियर? कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, हाँ है ना, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा तो उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी और pKa की वैल्यू कम होगी, सॉरी pKa वैल्यू पूछा ना, एसिडिटी नहीं, तो सॉरी थर्ड नहीं होगा, सॉरी। तो थर्ड ज्यादा एसिडिक होगा तो इसके pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बोलो। हाँ सर। तो थर्ड बी ऑप्शन या डी ऑप्शन हो सकता है, हाँ है ना। उसके बाद देखो दूसरा भी, फोर्थ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो बी होगा। हाँ। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कार्बोकेटायन कहां बनेगा, पेनाकोल पेनाकोलोन, कार्बोकेटायन कहां बनेगा, पीएच के पास बनेगा। हाँ सर। और अगर ये रिंग एक्सपेंड कर गई तो 7 मेंबर्ड की बनेगी, है ना। हाँ सर। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे NaOH, बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, पहले वाले कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है? है सर। और NaOH डाल रखा है सर। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल होती है, कैनिजारो होती है? एल्डोल होगी। और जब अल्फा हाइड्रोजन फिनिश हो जाएंगे तो क्या होगी? कैनिजारो। कैनिजारो हो सकती है ना। आप बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या सही हो सकता है, जल्दी बताओ। एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। आंसर क्या गिवन है? ऑप्शन ए। एल्डोल का तो समझ आ गया, हाँ, कैनिजारो को पता नहीं एक बारी। अरे अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये मीथेनॉल है ना। तो इन तीनों हाइड्रोजन से क्या होगा, पहला हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे OH लग गया, दूसरा हाइड्रोजन गया तो भी यहाँ पे OH लग गया, तीसरा गया तो भी OH लग गया, अब सारे हाइड्रोजन हो गए फिनिश। अगली बार इसी पर अटैक होगा, ये खुद ही OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अपने टाइम पे तुक्का मारा था, मेरा सही हो गया। अब सोचो, किस्मत कहते हैं ना इसे। बोलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर दिया है? अब मैं तुक्का मारने का अपना लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन देखते याद आ गया कि मैंने तुक्का मारा था। मेरा नाम अजय है,
तो मैंने लगा कि छोड़ो यार, सारे अच्छे निकल रहे हैं, एजी वाला लग रहा है, तुक्का मार दो। मतलब देख रहे हो कुछ भी। और सही निकल गया था सर ये सर तो वो। बहुत सही है। और देखो मेरे पास लास्ट में ऑप्शन क्या था कि अब देखो होना नहीं होना अलग बात है, 1 नंबर के लिए भगवान की दुआ से रिस्क ले सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन देखते मुझे याद आ गया कि मुझे और कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, कोई भी ना तो थायरोसिन की स्ट्रक्चर पता है, ना तो मिथियोनिन की पता है, ना तो आर्जिनिन की पता है, ना तो ग्लूटामाइन की पता है। तो अब मैंने उस टाइम पे क्या कि छोड़ो यार, कुछ तो करते हैं, भगवान की दुआ से, हे भगवान सही हो जाए। मैंने कहा छोड़ो यार, सब में क्या ही दिखा है। तो बिना बिना बात के लॉजिक लगाया, मैंने कहा एजे, चलो इसी को मारो। सोचो किस्मत थी सर ना उस ऐसे दिन। नाम से तुक्का लगाने लगे बस, तो फिर हमारा तो सही हो जाएगा, बाकी को गलत हो जाएगा। तू भी अपने नाम से लगा सकती, अंजलि। हाँ सर। चलो नेक्स्ट वाला कर सकते हो, क्रिस्टल CFSC, ये तो बड़े आराम से हो सकता है। बोलो क्वेश्चन नंबर 5। 0 आएगा इसका। ऊपर नीचे दोनों कैंसिल। हाँ, हाफ फील्ड है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 6। इराइक्रोम ब्लैक टी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो किसका है वो। ये लोएस्ट वाला AlCl3 का होना चाहिए। लोवेस्ट डिग्री, हाँ क्योंकि कोरिलेशन हाँ ज्यादा सर होगा। AlCl3। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है देन लिक्विड की, और गैस की सबसे अधिक होती है। देख रहे हो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, गैस के पार्टिकल की एंट्रोपी ज्यादा होती है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब सोचो इतना आसान क्वेश्चन है, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी आगे डिफिकल्ट आएंगे ना। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस Cl आयन क्या होगा। 8 8 भगवान की दुआ से। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, मुझे नहीं आती थी मैथ्स, मैंने छोड़ दिया था। नंबर। पता नहीं, तुम लोग मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11। अब 1H1 1 की शिफ्ट पता नहीं सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, बोलो। सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्वेश्चन नंबर 11, तुम लोग सोच के बताओ, पढ़ाया जा चुका है क्वेश्चन। तो उससे ज्यादा तो Me2 की होगी। सबसे कम किसकी होगी, Me3 की। Me3 की। Me3 की होगी। तो या तो बी ऑप्शन हो गया तो सी होगा। हम्म, अब Me4 और Me1 में बताओ, एक बेंजीन नीचे डायरेक्टली जुड़ा है तो ज्यादा से। Me1 की ज्यादा होगी, फिर Me4 की। हाँ तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, B। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन बी नंबर होगा 12, सर। इसका है सर B। मीजोमेरिक करना है, और मिथाइल को एक साइड घुमा के कर दो ताकि Br और Br सेम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा सीधे सीधे। क्लियर, बोलो, है ना। आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। ये क्वेश्चन बताओ कितना अच्छा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, कौन सी पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होता है, पाइरोल और उसमें, पाइरोल और फ्यूरॉन में। अरे बोलो बाबा, अरे तो क्या हो सेकंड गया, एंड फिफ्थ। सेकेंड एंड फिफ्थ होती है ना अंजलि। सर नहीं, इसका याद नहीं आ रहा मुझे। इसमें होती है, और अगर ये आता है आपका पाइरिडीन, अगर आपका आता है तो ये थर्ड वाली होती है, हाँ ना। यस सर। तो अब बताओ, तो पहला स्टेप में सेकंड पे होगा तो फिफ्थ पे होगा, बोलो। सेकंड पे। हाँ तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है, तो डी ऑप्शन हो सकता है। बी और सी तो कैंसिल हो गए, है ना।
अरे कुछ तो बोलो भाई। अब वापस एक बार नाइट्रेशन करवा रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो वापस वो उसी रिंग पे अटैक करेगा या फिर पड़ोस वाले CH3 पे करेगा? पड़ोस वाले पे करेगा। यहाँ पे तो ये बन चुका है, ये इधर CH3 है, तो यहाँ पे थोड़ी नाइट्रेशन होगा, यहीं पे नाइट्रेशन होगा, हाँ है ना? इलेक्ट्रोफाइल बोलो, डी ऑप्शन बोलो बच्चों। अरे हाँ ना? हाँ सर। हम्म। ब्यूटेन नाइट्राइल है। ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होता है? 4 कार्बन CN लगाओ और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेगा? वाली में। है C ट्रिपल बॉन्ड अगर N है और PH MgBr अगर ऐड कर दिया आपने, तो क्या करेगा भाई? PH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, C डबल बॉन्ड यहाँ पे N बनेगा और यहाँ पे PH। बोलो हाँ है ना? पानी से अगर वॉश किया, इमीन पानी में मिलीन, ऐसा कुछ बताया था कभी? हाँ सर बताया था। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए। ऑप्शन ए। डिफिकल्ट पेपर था, आसान था उस टाइम का? आसान था सर। सर आपके टाइम आसान आया था, हमारे टाइम डिफिकल्ट आएगा। और क्या सर? देखो अगर कोई कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन है बड़ा, क्वेश्चन नंबर 15 बस क्वेश्चन बड़ा है, आप इसको पढ़ो एक बार और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो तुम लोग ना एकदम बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से। पूछो कैसे? एक बात बताओ, अ कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद 2,4-DNP टेस्ट, तो 2,4-DNP टेस्ट कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देते हैं, फिर कोई एक देता है? जल्दी बोलो। चलो तुम लोग ट्राई करो। अंजलि यस सर। बता। सर 2,4-DNP टेस्ट तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। दोनों देते हैं, आगे पढ़। इट ऑल्सो गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर ऑलरेडी, एल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड, तो कौन से दो ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे? बोल, बी और डी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को नेग्लेक्ट करो। नेगलेक्ट हो गए, बचा ए और सी। उसके लिए अब आगे की इंफॉर्मेशन यूज करो और आंसर बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो आगे क्या दे रखा? इट गिव्स एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स एल्कोहल एंड sodium salt of carboxylic acid on the treatment with concentrated NaOH. It yields 1,2-dicarboxylic acid, 1,2-dicarboxylic acid बनेगा। 1,2-dicarboxylic acid, कैमोनोफोर क्या करता है? अगर कैमोनोफोर उड़ाएगा, कैमोनोफोर अगर इनको उड़ा देगा, तो 1,2-dicarboxylic acid ए में बनेगा, सी में बनेगा? बोलो।
अरे भाई कुछ तो बोलो। सी में बनेगा सर। गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता करना है हार्ड न्यूक्लियोफाइल है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अगर देखो, अगर आपका सिर्फ क्या होता, अगर सिर्फ आपका MgBr होता, RMGX, तो RMGX हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन RMGX इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, हार्ड या सॉफ्ट? सॉफ्ट, तो कहाँ अटैक करेगा Me? लेस हैंडेड साइड, नीचे वाले, मतलब अल्फा बीटा में कहाँ हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे CH3 है वहीं पर अटैक करेगा, है ना? हाँ सर। यस सर। अटैक करेगा, वो बॉन्ड ऊपर जाएगा और डबल बॉन्ड फिर ऊपर ये बनेगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, कितना ये बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड, देखो पहले Me कहाँ अटैक करेगा, Me MgBr है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, तो यहाँ ये इधर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर, ठीक है ना? यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे O नेगेटिव। अब जब ये O नेगेटिव वापस आएगा तो क्या करेगा, ये इस पे जाके अटैक करेगा, है ना? बोलो, यही तो बनेगा। अरे कुछ तो बोलो हाँ बच्चों। सर। और अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप क्या होगी, बेयर विलीजर, गांव का गंवार, हाँ सर। तो 3 डिग्री मूव करेगा, 2 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री मूव करेगा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। डी हो जाएगा सर। डी। अंजलि, हाँ सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं सर, ये तो हैं? सर इसमें 2 हमने ये ग्रुप लगा रखे हैं, इसके बाद एक और लगा रखा है, इसमें पता नहीं ये कहाँ से आ गया। क्यों? एक तो पहले से देख, इधर देख, एक तो पहले से CH3 था, हाँ सर। MeMgBr से एक Me आया, हाँ सर। तो एक ही कार्बन पे 2 हो गया ना, और फिर लास्ट में MEI भी तो जोड़ रखा है नीचे। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो सर सेकंड में MEI भी तो जोड़ रखा है ना। हाँ सर, लेफ्ट साइड O आ जाएगा इसमें। हाँ सर। लेफ्ट साइड? सर ये वाला तो, हाँ सर, राइट साइड आएगा। अरे मारेगा नहीं, इतना तेरा दांत टूट जाएगा। ऑप्शन कौन बनेगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच D। ऑप्शन इज करेक्ट? बाकी बच्चे गायब हो गए क्वेश्चन सॉल्विंग के नाम पे। ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 18, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ रखा है। हाँ, ये देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 देखो, BF3 को वाटर से वॉश करेंगे क्या होगा, फ्लोरीन हट जाएगा भाई, OH हटा देगा, BOS थ्राइस बनेगा प्लस HF, है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23 बताना जरा। ऑप्शन ए। इसको तो तुम लोग जब चाहो तब कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 मैंने छोड़ दिया था, ये pH कैलकुलेट करना है। ये क्या, अमोनियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है, बफर सोल्यूशन। बोलो, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री, इतना आसान, मतलब मुझे लगता है हमारे टाइम पे पेपर अच्छा आया था, मेरी किस्मत अच्छी थी उस टाइम। क्यों अंजलि? क्वेश्चन नंबर 29 बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी की वैल्यू बतानी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बी की वैल्यू बढ़ती है ना? बोलो, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31, 1 और 2 देखो क्या है,
2 और 3 तो टॉटोमर है। नहीं, 1 और 2 फर्स्ट और थर्ड टॉटोमर है। फर्स्ट और फर्स्ट third। वाला जो है वो सेकंड और थर्ड दोनों के साथ आउटोमर है, लेकिन सेकंड और थर्ड क्या है, डायस्टेरोमर है। अच्छा। सेकंड और थर्ड सिस ट्रांस क्या होते हैं, डायस्टेरोमर होते हैं। तो 2 और 3 सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की पोजीशन, यहाँ पे टाउटोमराइजेशन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन मूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन मूव हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी और डी। ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 32 एज इट इज पूछा है, ग्लूकोसा ओसाजोन फॉर्मेशन है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो आप। और क्या ही बताया जाए, कितने इसमें एरोमेटिक हैं, कुछ सेक्शन सी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। और ये क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप देखो एनएटी वाला, डिसल्टरेशन कौन कौन देता है, बड़े आराम से कर सकते हो। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्वेश्चन नंबर 53, 52 और 53 देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इससे आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है, टोटल आइसोमर पूछा है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पेपर अच्छा आया था और हम लोग पढ़ के भी गए थे। सर ये 56 बॉन्ड एंगल इन PBr3 is 101. The percentage as character of central atom is cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा is equal to s divided by s minus 100 होता है ना। यस सर। हाँ सर। अगर बॉन्ड एंगल 109 होता है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है? बोलो 25% ना। अरे कुछ तो बोलो। sp3 हाँ सर। बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है तो कितना हो जाता है, और बढ़ गया परसेंटेज करेक्टर बढ़ जाएगा। तो 101 क्या है, 100 से कम ही है ना, 109 से कम ही है, तो बॉन्डिंग परसेंटेज करेक्टर 20 से कम ही है, 25 से। तो cos थीटा इज इक्वल टू s डिवाइड बाई s माइनस 100, वहां से परसेंटेज करेक्टर आ जाएगा आपका। ठीक है, यस सर। देखो मेरी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। इतना तो मैं तुम्हारा बेड़ा पार कराई दिया हूँ। आपको पेपर देख करके अंदाजा हो गया होगा कि हमारे मास्टर ने क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। क्लियर? हाँ यस सर। अंजलि होता है अंदाजा हाँ सर। कि मास्टर ने पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है? हाँ सर पढ़ाया है आपने सब। लेकिन तुम कितना करके आते हो एग्जाम में, मैटर ये करता है ना। हाँ सर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देखना कितना, मतलब ये बच्चों वाले क्वेश्चन देखो। PZ ऑर्बिटल है, कितना एंगुलर नोड, रेडियल नोड, देख रहे हो? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा ऐसा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके पास 2 पाई बॉन्ड है। C2N2। C2N2 भर भर के पढ़ाया ये सब, देखो तो। यस सर। तो यू हैव टू कीप योर पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, और रिवाइज योर नोट्स केयरफुली। ठीक है, सेकंड 4 ईयर प्रीवियस पेपर क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 20। ओके, 4 ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है, अगर तुम लोग जितना टेंशन लोगे ना उतना ही दिक्कत है। अब देखो अगर आप किसी भी ईयर का पेपर सॉल्व करो, सपोज यू टुक 17, 18, 19, 20, तो आपको पेपर देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को वो करने की कोशिश करो कि हाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था हमने नहीं पढ़ा था, फिर क्या क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन सोच सकते हैं। ओके, तो डोंट बी पैनिक, अपना नॉर्मल अपने नोट्स रिवीजन करने। अगर आप देखो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन पढ़ के आना है।